नमस्कार। डीवी लाइव के इस ब्रेकिंग समाचार में आपका स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं कि आज एक बड़ा दिन फिर से है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे विपक्ष के लिए, या कहें तो इंडिया के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक कर रहे थे और उस बैठक में उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडिया को हम इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया कहेंगे। घमंडिया इसलिए कहेंगे क्योंकि ये घमंडी लोगों का दल है, संगठन है, और ये परिवारवादी हैं और ये भ्रष्टाचारी हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर लगातार बात कर रहे हैं। इन दोनों शब्दों को बार बार लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद भी कटघरे में जो हैं वो खड़े नजर आते हैं। इसलिए क्योंकि कहीं जब परिवारवाद की बात आती है तो परिवारवादी पार्टी बीजेपी नहीं है क्या, ये सवाल पूछे जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात आती है तो कितने भ्रष्टाचारी आज बीजेपी में शामिल हैं, भले वो दूसरी पार्टी से आए हों या बीजेपी के हों, लेकिन ऐसी बातें भी लोगों के बीच आती हैं। तो बहुत कुछ है जो खुद ब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करती हुई उनके ही शब्द बाण उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं भेद करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इस विशेष कार्यक्रम में, जबकि अभी से लगभग 26 मिनट बाद राहुल गांधी लोकसभा में गरजेंगे, बोलेंगे, दहाड़ेंगे, जो भी कह लीजिए, या हो सकता है कि कुछ सनसनीखेज खुलासे करें, कुछ वैसी बातें राहुल गांधी लोकसभा में करें जिन बातों की शायद उम्मीद तक नहीं होगी मोदी सरकार को। अविश्वास प्रस्ताव है आज आप सब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव दो दलों ने लेकर आया। पहले हम लोग एक दल की बात कर रहे थे, लेकिन दो दलों का अविश्वास प्रस्ताव है। एक कांग्रेस की तरफ से यानी पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से है, और दूसरा जो है वो बीआरएस की तरफ से भी है। बीआरएस ने भी अविश्वास प्रस्ताव यहाँ दिया हुआ है। तो दो अविश्वास प्रस्ताव पर अगले 3 दिनों तक, आज से लेकर के आज 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, ये 3 दिनों तक लगातार इस पर चर्चा होगी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने के लिए आएंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता ही है, ये जो विजुअल्स देख रहे हैं ये विजुअल्स कल के हैं। और कल जब राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई थी, जब राहुल गांधी को की सज़ा पर रोक लगी सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को, उसके बाद से आप सबने देखा कि उनकी सांसदी जो है वो बहाल कर दी गई। कल एक लंबे इंतज़ार के बाद कल संसद में वापस आए राहुल गांधी। और ये एक तस्वीर जो देख रहे हैं आप, कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की तस्वीर है। राहुल गांधी जब संसद भवन में आए और अपनी कुर्सी पर अंदर आकर के लोकसभा में बैठे थे, इसके बाद लोकसभा एडजर्न हो गई थी। और आज की तारीख में भी बताऊं तो सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और 11:02 पर लोकसभा एडजर्न हो गई। अब 12 बजे तक के लिए लोकसभा एडजर्न है और उधर राज्यसभा भी एडजर्न है। लेकिन राज्यसभा में एक सूचना राज्यसभा से ये आई कि डेरेक ओब्रायन को कल के उनके व्यवहार के लिए, उनके बिहेवियर के लिए आज एक प्रस्ताव दिया गया सरकारी पक्ष की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, और जिसको पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया जगदीप धनखड़ सभापति की तरफ से। और इस प्रकार डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो लोकसभा से संजय सिंह निलंबित हो चुके हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन, जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं, वो जो मुखर होकर के अपनी बात रखते थे, हर बात का विरोध करने के लिए खड़े होते थे, उनको अब सदन के अंदर से बाहर कर दिया गया है पूरे सत्र के लिए। यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। किस रूप में देखते हैं आप जो कुछ सदन के अंदर हो रहा है? और आज सदन के अंदर आज से बहुत कुछ अभी 3 दिन तक होना है जिसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो भाषण होगा अविश्वास प्रस्ताव पे वो राहुल गांधी का भाषण है। लेकिन उससे पहले आज जो कार्यवाही राज्यसभा में हुई है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी देखिए राजीव जी, राज्यसभा की कार्रवाई हम जब भी देखते हैं तो एक जो स्वस्थ परिपाटी राज्यसभा में रही है, और राज्यसभा को क्योंकि अपर हाउस माना जाता है, ये माना जाता है कि राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ पे हैं और ज़्यादा अच्छे भाषण और ज़्यादा और कम शोर शराबा वहाँ होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि राज्यसभा भी बिल्कुल जो है वहाँ पे भी एक ऐसी परिपाटी पैदा हो गई है कि सदस्यों को बाहर निकालो। संसद जो है वो सदस्यों से बनती है
अगर सदस्य ही नहीं रहेगा, अगर सबको बाहर कर देंगे, विपक्ष को पूरे बाहर बैठा देंगे, तो संसद होने का क्या फायदा? फिर तो वो जी जी पार्लियामेंट्री पार्टी हो जाएगी बीजेपी की, जहां भी मोदी जी भाषण देकर आए हैं। तो संसद का जो चेंबर है वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की, वहाँ विपक्ष का होना भी आवश्यक है। और विपक्ष के बड़े नेताओं को आप देखिए कि संजय सिंह को बैठाया हुआ है। अब वेल में आना या किसी बात की डिमांड करना, कौन सा गुनाह ऐसा है कि पूरे सत्र के लिए निकाल दें? और चुन चुन के उन स्पीकर्स को निकाला जा रहा है जिनके भाषण अच्छे हैं या बड़े सीनियर नेता हैं। तो ये एक स्वस्थ परिपाटी लोकतंत्र के लिए नहीं है। बाकी लोकसभा में आज मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, 9.5 साल में, तो ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। पहला अविश्वास प्रस्ताव उनके पहले कार्यकाल में आया था, और अब ये इस कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है जी जिसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी जिनकी सदस्यता कल ही बहाल हुई है महीनों के बाद, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और वो भी बड़ा अटक अटक के, जैसा हो जाना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। और इसमें भी आप ये देखिए कि राहुल गांधी की ही तरह एक और वैसे ही केस आया बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, इटावा के, और रामशंकर कथेरिया का। जी और उनको कोर्ट ने कल ही, यानी उनकी मेंबरशिप पे कुछ आता उसको पूरी गुंजाइश दी गई, और कल दोपहर में उनको जो है उनका स्टे ऑर्डर आ गया सेशन कोर्ट से। और राहुल गांधी को वो गुंजाइश नहीं मिली थी अपील करने की, हालांकि अपील उनकी कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन वो गुंजाइश अपील की दी नहीं गई थी। और तुरंत उनका जो है जैसे ही कोर्ट का आदेश आया और वैसे ही जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया था। ये देखिए कि कानून की भी और जो परंपराएं बन रही हैं वो बड़ी एक तरफा सी दिखती हैं, और लगता है कि बीजेपी का से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो कानून और ढंग से लागू होता है, उसको फटाक से स्टे मिल जाते हैं। और अगर विपक्ष का है और खासकर राहुल गांधी हैं तो उनको स्टे मिलने में सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की यात्रा करके, और वो भी बहुत आसानी से नहीं हुआ। जबकि ये बहुत आसान केस है डिफेमेशन का, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें इतनी लंबी चौड़ी बहसों की आवश्यकता है। और हम लोग सब जानते हैं कि वो बहस कहाँ से आया, वो केस खोजा गया, ढूंढा गया। और जब अडानी का मामला आया तो अडानी के मामले के बाद उस केस को पुनर्जीवित किया गया, रिवाइव किया गया। उसमें स्टे ऑर्डर लगा हुआ था, वो स्टे को विकेट करने की एप्लीकेशन दी गई, स्टे विकेट हुआ, फिर वो मुकदमा चालू हुआ, और बड़े तेजी से उसमें फैसला भी हो गया। तेजी से उस फैसले को लोकसभा सेक्रेटरी ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस कन्विक्शन को, उनकी सज़ा को स्टे किया, तो उसमें जो है वो 3 दिन का समय भी लग गया, ये भी हमने देखा। लेकिन राजीव जी, ये एक क्षणिक है, मतलब ये एक टेम्परेरी फेज है इस डेमोक्रेसी की एबनॉर्मलिटी का। जी मैं कहूँगा ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। जिस तरीके से राज्यसभा में हो रहा है, जिस तरीके से लोकसभा के पीठासीन अधिकारी बर्ताव कर रहे हैं विपक्ष के साथ, ये फेज है देश के साथ, और मुझे ख्याल से पूरा देश देख रहा है। और इस फेज से इसका फैसला देखिए संसद के अंदर नहीं होगा। अब आप पीठासीन अधिकारी को क्या समझाएंगे, संसद सदस्य क्या समझाएंगे? वो तो उसको सदस्यों ने बैठाया न्याय करने के लिए। अब वो व्यक्ति अगर न्याय ना कर रहा हो तो आप उस पर क्या कर सकते हैं? तो संसद के बाहर इस पे फैसले होंगे, जब चुनाव होंगे, जब देश में विपक्ष एक मजबूती विपक्ष की मजबूती दिखाई देगी, तब जाके ये जो असामान्य स्थिति हमको पार्लियामेंट के अंदर दिखाई दे रही है वो रुकेगी।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रशांत जी। और जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये दो दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने और बीआरएस ने, ये दो दलों ने अलग अलग अपने अपने नेताओं के जरिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था लोकसभा में, जिस पर चर्चा अभी 12 बजे से शुरू होगी। अभी से ठीक 17 मिनट बाद चर्चा शुरू होगी और ठीक 17 मिनट बाद पहला भाषण राहुल गांधी का होगा। धमाकेदार भाषण हो सकता है, इसकी उम्मीद आप कीजिए। दो लोगों ने, जिन दो नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, उनका नाम बता देना चाहता हूं। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने और बीआरएस की तरफ से नामा नागेश्वर राव ने। इन दोनों ने अलग अलग, और आप जानते हैं कि इंडिया में बीआरएस नहीं है, भारत राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम की पार्टी होती थी, जो केसीआर की पार्टी है, जो अभी तेलंगाना में राज कर रही है, उनकी तरफ से भी इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि दो दलों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। एक दल कांग्रेस पार्टी जो है वो इस वक्त इंडिया गठबंधन में है, और यहीं से शुरुआत जो होती है मोदी जी की, वो परेशानी की शुरुआत होती है। अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट्री कमेटी की, जो संसदीय कमेटी है, उसकी बैठक की, बीजेपी के सांसदों के साथ में बैठक की, और उस बैठक में उन्होंने जो बातें रखी हैं, उसमें सबसे बड़ी बात, उन्होंने मूल मंत्र दिया है कि कैसे इंडिया को परास्त करना है। इंडिया को अब कहना क्या है, इंडिया से मतलब गठबंधन की बात कर रहा हूं। इंडिया को आप घमंडिया कहिए, ये परिवारवादी पार्टी हैं, ये भ्रष्टाचारी पार्टी हैं, इन पर सीधा वार कीजिए। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को बताते हुए, और आगे कैसे बढ़ना है, चूंकि उनको भी पता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं फजीयत करने के योग्य है। सरकार आपकी गिरेगी नहीं, क्योंकि आपके खुद के 303 सीटें आपके पास में हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, जिस पर आने वाले समय में जब चर्चा होगी, जिसमें राहुल गांधी अगर फिर से मोदी और अदानी के बीच के रिश्तों को लेकर आते हैं, राहुल गांधी हो सकता है कि अब की बार किसी और व्यापारी के साथ उनके रिश्ते को लेकर आते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी ये भी बताएं कि इस देश को छोड़ करके भागे हुए जितने मोदी हैं उनके साथ क्या रिश्ते हैं। ये तमाम बातें अगर सामने आएंगी तो फजीयत तो होगी मोदी सरकार की। इन्हीं तमाम बातों से बचने के लिए आज एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई, इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कैसे क्या किया जाए, इन सब के लिए। तो बहुत कुछ है आज इसमें, और कैसे इसको देखा जाए। अभी तक 27 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं लोकसभा में, संसद में। 27 में से प्रशांत जी ये 28वां है, और इस सरकार में ये दूसरा, अभी आप भी बता रहे थे, पहले कार्यकाल में एक आया था 2018 में, और दूसरे कार्यकाल में अभी 2023 में एक अविश्वास प्रस्ताव हम देख रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है, और क्या यहीं से ये माना जाए कि शायद मोदी सरकार ये सोच रही होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पहले ही करवा लेते, इस पर चर्चा पहले करवा लेते, तो कम से कम राहुल गांधी से बच जाते। ये एक गलती हो गई यहां पे। अनम्यूट कर लीजिए। इस टैक्टिकल मिस्टेक पे राजीव जी मैं बात करूंगा, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो दो कॉन्फिडेंस मोशन आए, इसके बारे में एक बात कह दूं कि देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पेश किया जाता है और वो स्पीकर उसको एडमिट करता है, तो कम से कम 50 एमपीज के दस्तखत होने चाहिए। तो इंडिया गठबंधन में तो 50 एमपी हैं और उन्होंने दस्तखत कर दिए, लेकिन अगर बीआरएस का भी एडमिट हुआ है तो आप ये समझिए कि जो इंडिया गठबंधन के साथ विपक्षी पार्टियां नहीं हैं, उन्होंने भी इसको साथ दिया होगा, या कई सारे विपक्षी एमपी ने साथ दिया होगा। तो इसमें देखिए कि विपक्ष लगभग एक है पूरा। कुछ एक पार्टियां जैसे वाईएसआरपी कांग्रेस है, वो क्यों कर रहे हैं, उसकी भी एक वजह है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में है वो, और स्टेट गवर्नमेंट उनको चलानी है। अब मैं कल आपको बता रहा था कि एक पोलावरम डैम है 13,000 करोड़ का, उसका इन्वेस्टमेंट उन्होंने ले लिया मोदी सरकार से, और वो उनके लिए पॉलिटिकल एक बड़ा मुद्दा था आंध्र प्रदेश सरकार में जगनमोहन रेड्डी के लिए। तो ये उसकी कीमत, उसका जो थैंक यू है वो दे रहे हैं। अब जो टेक्निकल मिस्टेक की बात है, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जब भी आए
अभी तक की जो परिपाटी है, जो 26 आपने बताए, उसमें अभी तक की परिपाटी ये है कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव आता है, सारे काम रोक कर पहले अविश्वास प्रस्ताव पे ही चर्चा होती है। क्योंकि अगर विपक्ष सरकार के ऊपर अविश्वास व्यक्त कर रहा है, तो फिर उस सरकार का नैतिक वो आधार नहीं रह जाता कि अपने काम कराने का। लेकिन उन्होंने जी बिल भी पास कराए अपने, और भी कार्रवाई हुई। और उस चक्कर में क्या हुआ कि इनको शायद यकीन नहीं होगा कि राहुल गांधी की संसद में वापसी भी हो सकती है। अगर ये तुरंत ही करा देते तो राहुल गांधी की वापसी के पहले ये होकर निकल जाता, और राहुल गांधी की वापसी होती, लेकिन एक बड़ा मौका नहीं मिलता उनको, और वो लगभग नॉन इवेंट जैसा होता। अब इन्होंने खुद उसको एक बड़ा इवेंट बना दिया है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका राहुल गांधी को मिला है। और ये आप देखिए कि घड़ी की सुई जो है वो वापस 360 डिग्री घूम गई है, कि स्पीच की वजह से वो बाहर गए थे, और अब आते ही उनको एक और बड़ी स्पीच देने का मौका लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मिलेगा। जी अविश्वास प्रस्ताव, जैसा हम सब जानते हैं, कि किसी एक मुद्दे पर नहीं होता, उसमें स्पीकर टोक भी नहीं सकता बीच में रोकने को, क्योंकि जितना अलॉटेड टाइम है उतने अलॉटेड टाइम में वो बोलेगा। जी तो जितनी संख्या लोकसभा में है उसके हिसाब से उनको टाइम मिलता है, तो वो जितना, मान लीजिए कि वो 1 घंटा बोलते हैं तो अपनी पार्टी का ही टाइम कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए पूरा मौका है उनके पास बोलने का। हालांकि उसमें शोर शराबा होगा, टोका टाकी होगी, स्पीकर की तरफ से भी कुछ एक्शन हो सकता है, जैसे पिछली बार उनके 19 जगह कट लगा दिए गए थे। और जी माइक को बंद करने की बात, क्योंकि अब इतनी प्रचारित हो चुकी है माइक बंद करने की बात, तो हो सकता है कि अब माइक जो है वो ना बंद किए जाए। लेकिन अब से कुछ मिनट बाद 12 बजे से सदन फिर से बैठेगा, और उसमें प्रस्ताव आएगा, और जी प्रस्ताव के बाद पहला जो ओपनिंग जो रिमार्क होता है, ओपनिंग भाषण होता है, वो उसी दल की तरफ से होता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाता है। तो उस दल की तरफ से राहुल गांधी बोलेंगे। अब वो राहुल गांधी अ, क्या बोलेंगे ये तो हम लोग सुनेंगे, लेकिन हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि बहुत सारी बातों पे, खासकर मणिपुर पे, खासकर नूह की घटनाओं पे, और महंगाई पे, बेरोजगारी पे राहुल गांधी का प्रहार रहेगा, और नफरत की राजनीति पर प्रहार रहेगा राहुल गांधी का मोदी जी के प्रति। और मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल राजीव जी, मणिपुर पे एक एक अविश्वास प्रस्ताव ऑलरेडी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पे अविश्वास व्यक्त किया है, बिल्कुल और उन्होंने 3 जजों की, 3 महिला फॉर्मर रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई है, जो वहाँ पे वेलफेयर, या जो कैंपों में जो महिलाएं रह रही उनकी उनके उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कैसे उनका रिहेबिलिटेशन हो, उसको देख रेख करेंगी। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण, पहली बार ये हुआ है कि सीबीआई के ऊपर, सीबीआई जांच के ऊपर मुंबई के एक पूर्व पुलिस अधिकारी को, पुलिस चीफ को अपॉइंट किया गया है। और ये भी पहली बार हुआ है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम से कम 5 पुलिस अधिकारी मणिपुर के बाहर के अपॉइंट करें जांच कमेटी में। तो अगर मणिपुर के बाहर के पुलिस अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं, सीबीआई के ऊपर एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट का तय किया हुआ, और सुप्रीम कोर्ट अगर वो बैठाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर 3 जजों की और 3 महिला जजों की कमेटी बना रहा है जो वेलफेयर के काम को देखेंगी, तो आप समझिए कि सरकार के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर को लेकर बड़ा अविश्वास तो पहले ही आ चुका है। जी एक अविश्वास सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आ चुका है। आप कह रहे हैं स्वतः स्फूर्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को उठा करके, और उसमें 3 जजों की जो बता रहे हैं महिलाओं की जो कमेटी बनाई है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ तब हुआ जब 2 महिलाओं के साथ जो कुछ वहाँ
हुआ था कुकी महिलाओं के साथ में मणिपुर में, उस वीडियो के आने के बाद ये तमाम घटनाक्रम को आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। और इसी वीडियो के आने के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए मणिपुर का मां बोलना पड़ा था। 36 सेकंड में उन्होंने सब कुछ निपटा तो दिया था, लेकिन अब 18 घंटे का समय दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव में तीन दिनों तक बातचीत होगी, इस पर चर्चा होगी, और जो चर्चा है वो मणिपुर के इर्द गिर्द है। मणिपुर के मसले को लेकर ही विपक्षी दलों का जो इंडिया गठबंधन है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, और बीआरएस भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। तो दो अलग अलग गठबंधन, एक बीआरएस गठबंधन नहीं, एक दल है के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनका दल, उनकी पार्टी, और दूसरा जो है ये कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई लेकर के आए हैं। पहले वक्ता के रूप में राहुल गांधी आज अपनी बात रखेंगे और यहीं से सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। अभी से ठीक 6 मिनट बाद सीधे लोकसभा हम चलेंगे और वहां पर राहुल गांधी का भाषण जो दहाड़ है वो सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अब बीजेपी ने भी अपने वक्ताओं के नामों का ऐलान कर दिया है। अमित शाह अपनी तरफ से बात रखेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी तरफ से बात रखेंगे, स्मृति ईरानी अपनी तरफ से बात रखेंगी। ये तमाम नेता जो हैं वो अपनी अपनी बात आज रखेंगे। निर्मला सीतारमण भी अपनी बात रखेंगी। तो 4 वक्ता जो हैं मुख्य रूप से निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह, ये 4 अपनी तरफ से बात रखेंगे। लेकिन इधर से जब तमाम दूसरे दलों के नेता अपनी बात रखेंगे तो फिर कहां कैसे सरकार खुद का बचाव करेगी। संख्या बल जो है, यानी नंबर गेम में बीजेपी आगे निकल जाए। कल रात को भी आपने देखा कि नंबर गेम में बीजेपी ने दिल्ली सेवा बिल को पास करा लिया। 131 के मुकाबले 102 वोट पड़े विपक्ष की तरफ से। और यहां से कुछ चैनलों पे, कुछ मीडिया पे ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई प्रशांत जी, कि देखिए इंडिया जो है वो मात्र 102 वोट लेकर के आ पाया और यहां पहली जीत, एनडीए की पहली बड़ी जीत इंडिया पर कल से ये बताया जा रहा है। क्या इसे एनडीए और इंडिया का मुकाबला माना जाएगा, या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश अभी से हो रही है? जैसे कल एक सवाल लेके आया था मैं अपने ही शाम के प्रोग्राम में किसी साथी के साथ, शायद मुझे याद आ रहा है शकील अख्तर जी के साथ में सामने, और वो ये था कि ये जो 22% मत जो पड़े थे 2019 में उन दलों को जो अभी इंडिया गठबंधन में नहीं है और जो ना ही एनडीए में है, तो क्या ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे? क्या वो इंडिया के साथ नहीं आ सकते? क्योंकि 42%, लगभग 43% मत जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पास हैं, 37 से 38% एनडीए के पास है और 22% उधर है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो क्या ये जो 22% है वो सिर्फ एनडीए की तरफ जा सकते हैं, वो इधर नहीं आ सकते? क्योंकि आज देखिए बीआरएस तो इधर है। बीआरएस भले चुनाव लड़े तेलंगाना में आमने सामने, बीआरएस और कांग्रेस पार्टी, लेकिन बीआरएस तो अभी सरकार का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है वो दल। तो इसलिए ये कैसे माना जाए कि एनडीए को ही बढ़त है? ये क्यों ना माना जाए कि इंडिया को भी बढ़त हो सकती है? बिल्कुल राजीव जी, जो बढ़त है उसका जो सूत्र है वो ये है कि उन पार्टियों के वोट हैं जिनको सेंटर से तमाम सारी अपनी स्कीम्स में पैसा चाहिए। तो बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, जो ये फिल्मी गाना है वो यहाँ चरितार्थ होता है कि किसी को डैम का प्रोजेक्ट ओके करवाना है, किसी को कोई और प्रोजेक्ट ओके कराना है, सेंट्रल टैक्सेस से रेमिटेंसेस का मामला है, तमाम सारे मामले हैं। तो वो मजबूरी है। पहली बात, बीआरएस ने क्यों किया? बीआरएस ने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस बड़ी तेजी से उभरी है तेलंगाना में, उनको पॉलिटिकल चुनौती मिल रही है कांग्रेस से, इसलिए वो बीजेपी के साथ अगर खुले तौर पे जाएंगे तो उनको नुकसान होगा। और जिन दलों ने भी, राजीव जी फिर मैं कह रहा हूँ कि जिन दलों ने अगर कल राज्यसभा में इस पे वोट दिया है, वो एनडीए गठबंधन में शामिल होकर फोटो खिंचवा देना मोदी जी के साथ, ये भी करके देख लें। कह रहे हैं। हाँ, तो ये होने वाला नहीं है। दूसरी बात देखिए, बीजेपी
जो ये जो जीत का जश्न है इसको भी जरा एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखिए, बीजेपी के दिल्ली के नेताओं से पूछिए इस ऑर्डिनेंस के बदले जो ये बिल लाया गया है उनकी तकलीफ क्या है, क्योंकि जनता को उन्हें सामना करना है। दिल्ली के लोगों ने, हम लोगों ने पूरा वोट दिया है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो। अब दिल्ली में आपने अफसरों से सरकार चलाने का, चुनी हुई सरकार के ऊपर अफसरों को बैठाने का और अफसरों से सरकार चलाने का एक कानून पास करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करने के लिए। जी, दिल्ली में राजीव जी आखिरी बीजेपी की सरकार 1998 में थी, 25 साल पहले। और जब अमित शाह कल लोकसभा राज्यसभा में बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि अमित शाह ये नुस्खा पेश कर रहे हैं कि अगले 25 साल में बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बन पाएगी। ये किस मुंह से जाएंगे दिल्ली के लोग? दिल्ली के जो नेता हैं वो किस मुंह से, चाहे विजय गोयल हो या कोई और नेता हो, वो किस मुंह से जाएंगे दिल्ली के जनता के पास वोट मांगने कि साहब हमने ये बिल लाए थे इसलिए हमको वोट दे दो, कि हम दिल्ली की सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हम केंद्र के अफसरों के जरिए जो है सरकार चलाना चाहते हैं। अब फर्ज कीजिए कल सरकार दिल्ली की बदल जाए, केंद्र की सरकार बदल जाती है, तो बदली हुई केंद्र सरकार के अफसर होंगे यहाँ पे, तब तो इंडिया गठबंधन में शामिल है, तब बीजेपी के लोग क्या करेंगे? तो इसलिए ये अभी हो सकता है कि ना दिखाई दे। मुझे लगता है कि दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली की राजनीति के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली का बिल है तो दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं इसमें, दिल्ली की राजनीति के हिसाब से ये बड़ा सेल्फ गोल है। और दिल्ली के जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, वो बहुत खुश नहीं होंगे इस बड़े सेल्फ गोल से। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, 12 बज गया है, 12 बिल्कुल, और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उधर अब लोकसभा पे, और अब सीधे हम लोकसभा ले चलेंगे आप लोगों को। और लेकिन उससे पहले बता दूं कि गौरव गोगोई जो हैं वो अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे, चूंकि आधिकारिक तौर पे उन्होंने किया है, अब रखेंगे और उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। सीधे चलते हैं, सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं, तमाम नेता पहुंच चुके हैं, और अब सीधा आपको ले चलते हैं कि थोड़ी देर बाद राहुल गांधी को सुनेंगे हम। उससे पहले लोकसभा की कार्यवाही में क्या कुछ हो रहा है, चलिए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं। सीधा चलते हैं लोकसभा। श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री भगवत कराड़ जी। Honorable Speaker sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name at serial number 4 in revised list of business for today. आइटम नंबर 5 श्री शोभा जी। Shown as serial number 5 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 7 श्री अजय कुमार जी। अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री निशित प्रमाणिक जी। महोदय, आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 8 पर मेरे नाम के आगे दर्शाए गए दस्तावेज को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 डॉक्टर हिना गावित। Sir, I rise to present the 7th report Hindi and English version of the Committee on Empowerment of Women 2020-23 on the subject health facilities for tribal women as listed against my name at serial number 9 in today's order paper. आइटम नंबर 10 श्री रमेश विधुड़ जी। अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध पेट्रोलियम, नेचुरल गैस संबंधित प्रतिवेदन।
तो ये अभी जो जो प्रस्ताव हैं, आइटम्स हैं, वो उसको यहाँ रखा जा रहा है लोकसभा में, और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे गौरव गोगोई, क्योंकि उन्होंने ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। तो जो पेश करता है उसको शुरुआत करनी होती है, और आखिर में भी वही अपनी बात रखेंगे। तो ये सब चल रहा है, हम लगातार आपको ये भी पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद राहुल गांधी बोलने के लिए आएंगे, और कांग्रेस की तरफ से भी काफ़ी नेता हैं जो अपनी बात रखेंगे, और बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी नेता हैं जो अपनी बात रखेंगे। अगले 3 दिनों तक घमासान आप देखने वाले हैं लोकसभा के अंदर। सबकी निगाहें टिकी रहेंगी लोकसभा में, और क्या कुछ चल रहा है लोकसभा में, क्या कुछ, कौन नेता क्या बोल रहा है, कैसे सत्ता पक्ष डिफेंड कर रहा है, अपने आप बचाव में क्या क्या तर्क दे रहा है, और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन खासकर, वो यहाँ कितने एकजुट होकर के अपनी बात रख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। राहुल गांधी सहित कांग्रेस 1 घंटा 15 मिनट कांग्रेस को समय दिया गया है, और बीजेपी को 6 घंटा 41 मिनट का समय दिया गया है। सांसदों की संख्या के हिसाब से प्रशांत जी वहां समय दिया जाता है, ये तो आप जानते हैं, हम जानते हैं। और उसके अलावा जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसमें YSRCP है, शिवसेना है, JDU है, BJD है, BSP है, BRS है, इनको 2 घंटे का समय दिया गया है। कांग्रेस को अलग से 1.25 घंटे का समय दिया गया है। अन्य दलों को 1 घंटा 10 मिनट का समय दिया गया है। तो ये कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं 1.25 घंटे की, और ये अन्य तो, लेकिन 6.25-7 घंटे बीजेपी को बोलना है, अपनी बात रखनी है, डिफेंड करना है। और प्रशांत जी, ये तमाम चीज़ें आती रहेंगी। अभी राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे, और इस बीच ज़रा सीधा देखते हैं कि क्या कुछ सेक्रेटरी जनरल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास्ड बाय लोकसभा। जिन मान्य सदस्यों को नियम 37 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने का कष्ट करें। आइटम नंबर 16, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, श्री गौरव गोगोई जी। एक पॉइंट सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, तो आप सुन रहे हैं अब सीधा अविश्वास प्रस्ताव आइटम नंबर 16 पे प्रशांत जी बात आ गई है, और गौरव गोगोई। लेकिन इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, जरा सुन लेते हैं। कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 11:55 इनका छुट्टी आया है सर। अभी 12 बजे चेंज हो गया, क्या हो गया, थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. प्रधानमंत्री को बोलो तो हाउस को ऑर्डर में ले। सर, श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर